हाँ, ठीक। हाँ, बच्चों कल लास्ट हम लोग यहाँ पर क्लोज़ किए थे और आज हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के जितने मॉडल्स हैं और उस मॉडल्स का जो भी फीचर्स है, फीचर्स के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो मॉडल पर आने से पहले मॉडल भी कुछ नहीं है, पहले ही आप समझ लें मॉडल में भी कोई ऐसी बात नहीं है। अलग-अलग साइकोलॉजिस्टों ने ये जो मॉडल है, मॉडल के बारे में कल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन किया गया है मॉडल की मदद से। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ मॉडल ओनली इमोशनल इंटेलिजेंस हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट। एम आई क्लियर? So before we are moving to the model, just again I am repeating the concept of emotional intelligence with example of Aristotle. With example of Aristotle. अब आप अरस्तु साहब ने इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे तरीके से एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाया है। अब आप समझिए क्या है अरिस्टो क्रोध के बारे में अरिस्टोटल साहब ने इमोशनल क्रोध का एग्जाम्पल लेकर के एंग्री का एग्जाम्पल लेकर के अरस्तु साहब ने इमोशनल इंटेलिजेंस को समझाने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया है। जरा आप ध्यान से सुने। ही सेज दैट एनीवन कैन बिकम एंग्री एट एनी पर्सन। एनी वन कैन बिकम एंग्री एट एनी पर्सन। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर क्रोधित हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। बट टू बिकम एंग्री एट राइट पर्सन एंड एट राइट टाइम। तो अब आप ध्यान दें, कहता है कि सही आदमी पर जो गुस्सा क्रोध करने लायक जो व्यक्ति है उस पर ही गुस्सा किया जाए और गुस्सा करने का भी एक निश्चित समय होता है। उस निश्चित समय पर गुस्सा किया जाए एंड एट राइट प्रपोर्शन। मतलब किस हद तक गुस्सा किया जाए, कितना गुस्सा किया जाए, किस हद तक गुस्सा किया जाए, कितना गुस्सा किया जाए, ये वही कर सकता है जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस की कॉन्सेप्ट है। तो कहने का क्या मतलब है, यह निगेटिव चीज है इमोशनल इंटेलिजेंस क्रोध। बट क्रोध का एंग्री का भी हम अगर यूज करना चाहें तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस के आधार पर हम अगर क्रोध करना चाहते हैं तो वो क्रोध हमें क्या करना होगा। कहता है कि कोई भी आदमी क्रोधित हो सकता है बट सही व्यक्ति पर क्रोध करना है, उचित समय पर क्रोध करना है और उचित परिमाण में क्रोध करना है। ये तीन बात अगर कोई सीख लेता है, कोई एक्वायर कर लेता है तो हम कहेंगे इसने जो अपना क्रोध के बेसिस पर एंग्री का जो इसने यूटिलाइज किया, तो ये जो एंग्री का यूटिलाइजेशन है इट इज बेस्ड ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इस रूप में भी हम इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ सकते हैं। अब क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल जो है इमोशनल इंटेलिजेंस को समझाने के लिए, केवल सारे जो मॉडल हैं वो सब इमोशनल इंटेलिजेंस को ही समझाते हैं। ऑल मॉडल्स जस्ट दे क्लैरिफाइज द इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट। इसमें एक नाम आता है डैनियल गोलमैन मॉडल। क्या नाम आता है? डैनियल गोलमैन मॉडल। इनका रिसर्च कहता है कि 80% जो ह्यूमन का सक्सेस रेट है इट डिपेंड्स अपॉन इमोशनल इंटेलिजेंस और 20% जो है दैट इज बेस्ड ऑन आईक्यू इंटेलिजेंट कोसेंट। तो ये दोनों आप देख लीजिए, किसी का परफॉर्मेंस अगर इमोशनल इंटेलिजेंस के आधार पर आंका जाए उसमें भी
हम दो बातों का योग देखते हैं। 80% इनके अनुसार डिपेंड्स अपॉन द इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट एंड 20% इंटेलिजेंट कोसेंट। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आईक्यू का कोई महत्व नहीं है गोलमैन के अनुसार। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में आईक्यू का इनके अनुसार 20% रोल है और 80% रोल प्योर इमोशनल इंटेलिजेंस का है। यही परफॉर्मेंस हमें दिलवाता है, बेस्ट परफॉर्मेंस इन पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ, ये हमें दिलवाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को समझाने के लिए चार मॉडल मत बोलिए, चार फीचर बतलाए, चार विशेषताएं बतलाए। और यही विशेषता जो लास्ट क्लास में हम लोग किए थे, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, बस अलग अलग साइकोलॉजिस्ट उसी को अलग अलग वर्ड में यूज किया है। और टोटल जो है समरी जो हम लोग कल डिटेल में आपको इमोशनल इंटेलिजेंस समझाए थे, वही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़े रूप चेंज हो जाएंगे। अब ये इनका क्या कहना है, सबसे पहला है इनका नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस first characteristic feature as per Daniel Goleman model is self awareness। सेल्फ अवेयरनेस में क्या है, सबसे पहले जो व्यक्ति में सेल्फ अवेयरनेस होगा उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या मतलब हुआ, उसमें विश्वास होगा कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो काम हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और जितने समय हमें दिया गया है उस समय के अंदर ही वो काम मैं पूरा कर लूंगा। ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कहलाता है। इसी का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, सेल्फ अवेयरनेस में दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नॉलेज अबाउट वंस ओन स्ट्रेंथ। नॉलेज अबाउट वन ओन स्ट्रेंथ कहता है कि हर व्यक्ति को जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस होगा उसको अपने स्ट्रेंथ के बारे में, अपने वीकनेस के बारे में और अपने इफिशियंसी के बारे में उसको जानकारी होगा। और थर्ड बोलते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट, यू नो अबाउट व्हाट यू आर। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यू नो व्हाट यू आर। सेल्फ कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस व्यक्ति में इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होगा वह अपने बारे में दूसरे के तुलना में बेहतर जानेगा, ज्यादा जानेगा। क्लियर। तो ये सेल्फ अवेयरनेस में ये बात हुई। दूसरा हम लेकर के चलते हैं, इनका दूसरा कॉन्सेप्ट जो था, दो फीचर था, वो है सेल्फ मैनेजमेंट। देखिए कल भी था लेकिन रूप खाली बदला हुआ है, सेल्फ मैनेजमेंट। अब सेल्फ मैनेजमेंट के फीचर समझिए। कहता है जो आदमी में सेल्फ मैनेजमेंट होगा तो उसे हम कहेंगे इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो सेल्फ मैनेजमेंट अगर किसी में होगा तो हम क्या समझें, कहता है वो व्यक्ति रेगुलेटेड बिहेवियर, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, वो व्यक्ति रेगुलेटेड बिहेवियर मतलब वो अपने बिहेवियर को रेगुलेट करने में सक्षम होगा। दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट में हम लोग कह सकते हैं सेकंड फीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आदमी सेल्फ मैनेजमेंट करने में सक्षम होगा वह व्यक्ति उत्तरदायित्व निभाने में भी अग्रसर होगा। थर्ड हम लोग बोलते हैं कॉन्शियसनेस, नॉलेज अबाउट रॉन्ग एंड राइट। कॉन्शियसनेस कहते हैं कि जिसमें आदमी इमोशनल इंटेलिजेंस होगा उसको अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है,
इसके बारे में उसे जानकारी होगी। और नेक्स्ट कह सकते हैं उसमें हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट में कि कंट्रोल ओवर इमोशन। जो व्यक्ति सेल्फ मैनेजमेंट वाला व्यक्ति होगा, जो अपने को मैनेज अच्छी तरीके से कर सकता है, उसमें यह गुण होगा कि वह अपने इमोशन को बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकता है। थर्ड इन्होंने दिया सोशल अवेयरनेस 1 2। थर्ड में आए सोशल अवेयरनेस। थर्ड इनका जो फीचर था गोलमान साहब का, इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, ये था सोशल अवेयरनेस। इसको आप चाहें तो सोशल अवेयरनेस के अंदर जो हम पॉइंट बोल रहे हैं, जो बात समझा रहे हैं, उसे आप अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला करता है, जो आदमी सेल्फ अवेयर होगा उसमें एम्पैथी होगा। एम्पैथी हम पहले ही समझा चुके हैं कि जो व्यक्ति दूसरे को दुख को समझ लेता है और अपने को उसके स्थान पर रख सकता है, तो यह कॉन्सेप्ट जो है एम्पैथी कहलाता है। जिसमें एम्पैथी होगा वही दूसरे को दुख दूर करने में काफी मददगार होगा। यह हुआ सोशल अवेयरनेस कि कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो उसकी परेशानी दुख से आप किस प्रकार से डील करते हैं, तो उसमें एक एम्पैथी होना जरूरी है। सेकंड इसी में आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस, टी फॉर टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है? कहता है कि अगर हम अलग अलग धर्म लोगों के साथ रह रहे हैं, अलग अलग विचार के साथ हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, अलग अलग विचार के साथ हम लोग रह रहे हैं, कल्चर अलग है, बोली अलग है, और इन्वायरमेंट अलग अलग लोगों के साथ है, डिफरेंट विचारधारा के लोगों के साथ रहते हुए भी जब हम सामंजस्य बना के रहते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारा टॉलरेंस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में है कंपैशन। कंपैशन क्या हुआ? करुणा। आपको दूसरे के दुख देख करके हृदय में करुणा भाव जाग जाएगा। जब करुणा भाग जाग जाएगा, करुणा का जो भाव है, कंपैशन जब आ जाएगा, तो आप अवश्य ही उस व्यक्ति का मदद करेंगे जिसके प्रति आपका कंपैशन जगा है। फिर कहता है फ्लेक्सिबल एटीट्यूड। फ्लेक्सिबल एटीट्यूड आप नोट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल एटीट्यूड ये क्या हुआ? कल ही हम सिखाए थे जरथुस्ट का टिथ और टंग का एग्जाम्पल। कहता है जिसका एटीट्यूड हम लोग पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्लेक्सिबल एटीट्यूड। जिसका एटीट्यूड जो है फ्लेक्सिबल होगा, वह आदमी में इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, और वो आने वाले दिनों में वो लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, और वो बेहतर से बेहतर तरीके से लोगों के कारण अपने में फ्लेक्सिबिलिटी चेंज भी ला सकते हैं, ताकि जो इनका ऑफिसर का जो डिजायर्ड गोल है, उस गोल को यह फुलफिल कर सकें। अब एक आता है इसी में सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी नोट कर सकते हैं आप अपने कॉपी में, सेंसिटिविटी। अब क्या है कि सेंसिटिविटी, किसी को जैसे आप किसी का दुख, परेशानी, समस्या सुन करके कितना जल्दी आप पर असर हो जाता है, यह कॉन्सेप्ट सेंसिटिविटी कहलाता है। कुछ लोग जो क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं, जो लोग क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं, वो लोग में सेंसिटिविटी का अभाव होता है। उन्हें दूसरों के परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सुन भी लेंगे तो आप पर कोई इसका प्रभाव
नहीं पड़ता है, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाएगा सेंसिटिविटी। और अगर आप सेंसिटिविटी वाला गुण आप में है तो हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ अवेयर हैं हम लोग। और फोर्थ फीचर जो गोलमैन साहब बोले थे, वो फोर्थ फीचर है गोलमैन जी का, उसको हम लोग कहते हैं सोशल मैनेजमेंट। ध्यान रहे, उसको हम लोग कहते हैं सोशल मैनेजमेंट। सोशल मैनेजमेंट है ना, उसको हम लोग कहते हैं सोशल मैनेजमेंट। इसमें क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें सोशल मैनेजमेंट वाला गुण होगा है, उसमें सोशल स्किल्स जरूर होंगे। सोशल स्किल क्या हुआ, कहीं गैदरिंग है, गैदरिंग कई कारणों से हो सकता है, सुख में भी गैदरिंग होता है, दुख में भी गैदरिंग होता है। सुख दुख के गैदरिंग में किस प्रकार का आपको एटीट्यूड, किस प्रकार का बिहेवियर होना चाहिए जो लोगों को हॉन्ट न करे, जिससे लोगों में सूदिंग इफेक्ट आए, तो ऐसे को हम कह सकते हैं इस व्यक्ति में सोशल स्किल है। दूसरा इसमें आ जाता है लीडरशिप क्वालिटीज। नोट कर सकते हैं, पहला हुआ उसका सोशल स्किल, दूसरा हुआ लीडरशिप क्वालिटीज। कहता है जिसमें सोशल मैनेजमेंट जिसका अच्छा होगा, उस व्यक्ति में लीडरशिप क्वालिटीज ज्यादा होंगे। वो उसमें एक ऐसा पर्सनैलिटी होगा उसका जिसके कारण वो कई लोगों को अपने विचार से प्रभावित कर सकता है, अपने बातों से उसे कन्विंस कर सकता है, और ग्रुप को अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अनुसार पूरे ग्रुप को वो गाइड कर सकता है, पूरे ग्रुप को वो एक साथ आगे ले जा सकता है। और कोई भी समस्या आएगा, कोई भी कार्य से जो भी आउटकम आएगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी हमेशा लीडर लेता है, वह दूसरे पर अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं अध्यारोपित करता है। ठीक है, तो ये बात है। अब कहता है एबिलिटी टू गेट थ्रू डिफरेंट सिचुएशन। इसी में एबिलिटी टू गेट थ्रू डिफरेंट सिचुएशन, समय समय पर, ठीक है, समय समय पर अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आती रहती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन वी फील इन द सोसाइटी। तो अलग अलग परिस्थितियों में भी, अलग अलग परिस्थितियों में भी वह जो व्यक्ति है वह इमोशनल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर के बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच वह दिखलाता है। फिर एक इसी में आता है एबिलिटी टू शो वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर। एबिलिटी टू शो वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर। अब देखिए, बिहेवियर अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग समय पर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से बिहेव करना आना चाहिए। अगर इस कला में, कौशल में वह पारंगत है, तो हम कहेंगे इसमें सोशल मैनेजरियल स्किल है। ठीक है, सोशल मैनेजरियल स्किल है। और ये व्यक्ति क्या, इमोशनली स्टेबल होगा। जिसमें सोशल मैनेजमेंट स्किल होगा, वह व्यक्ति इमोशनली जो है वह व्यक्ति स्टेबल होगा। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस में, इमोशन के अनुसार उसका जो ड्यूटी है, उसका जो बिहेवियर पैटर्न है, उसका जो एटीट्यूड है, उसमें कम से कम परिवर्तन देखने को मिलेगा। तभी हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति में सोशल मैनेजरियल स्किल है। अब कहता है ये जो व्यक्ति है, जो सोशल मैनेजमेंट है, उसमें एक खूबी, वह इनिशिएटिव हमेशा लेना चाहेगा। क्या करना चाहेगा, हमेशा वो इनिशिएटिव लेना चाहेगा। कोई भी कार्य है वह इनिशिएट करेगा और आगे होकर के वह हर अच्छे कार्यों में वह आगे आएगा और अपने लीडरशिप क्वालिटी से ग्रुप के साथ मिल करके बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट वह और पब्लिक में
प्राइवेट में, सोसाइटी में, हर जगह वह दिखलाएगा। तो हम लोग क्या समझे, यही मॉडल है। कहता है कई प्रकार के मॉडल में डेनियल गोलमाल का जो मॉडल है बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम लोग इसमें देखें, गोलमाल जी का कहना था कि कोई भी जो परफॉर्मेंस है 80% इमोशनल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है, 20% इंटेलिजेंट कोसेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इन्होंने एक अरस्तु ने एक क्रोध के बेसिस पर, एंग्रीनेस के बेसिस पर उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को समझाने का प्रयास किया, जो हम लोग कर लिए। और गोलमैन के मॉडल क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस का जैसे ये मॉडल है वैसे गोलमैन मॉडल है। इन्होंने इसी में सब चीज समा गया, जो आगे हम लोग करेंगे सारा चीज इसी के अंदर आ जाता है। तो क्या देखेंगे, क्या हम लोग देखें, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस के अंदर कौन कौन सी फीचर आती है ये हम लोगों ने देख लिया। सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सा फीचर आता है ये हमने देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने हाँ सोशल अवेयरनेस के बारे में भी कौन कौन फीचर इसके अंदर आता है, थर्ड हमने देख लिया। और फोर्थ आया सोशल मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत जो बातें आई वो बातें हम लोगों ने अभी देख लिया। तो ये एक मॉडल हुआ इमोशनल इंटेलिजेंस को समझाने के लिए। जैसे ये भी एक मॉडल है, ये भी एक मॉडल, उसी प्रकार डेनियल गोलमैन का एक मॉडल है। आगे मॉडल जानने से पहले हम लोग एक और कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करेंगे कि यहां देखिए, सबसे पहले कहता है इमोशनल इंटेलिजेंस स्लैश इथिक्स स्लैश और एटीट्यूड। एटीट्यूड में एक रिलेशनशिप है, इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप है। तो कहता है क्या रिलेशनशिप है, इसको आराम से सुनिए। कहता है कि जो व्यक्ति में इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के जितने भी फीचर हैं, जितने भी विशेषताएं हैं, वो सारी विशेषताएं उस व्यक्ति में या कुछ कम या अधिक विशेषताएं उस व्यक्ति में देखने को मिलेगा। और ऐसा देखा गया है कि जिसमें सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा है वह व्यक्ति इथिकल भी देखा गया है। अब इथिक्स के बारे में हम लोग डिटेल आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो इतना जानते हैं कि जो मोरल बिहेवियर इंडिविजुअल सोसाइटी में करता है, सोसाइटी जिस बिहेवियर को एक्सेप्ट करता है वही इथिक्स है। तो मोरालिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी इज इथिक्स। तो आप हर अच्छे कार्यों को इथिक्स के अंतर्गत समा सकते हैं। तो ये देखा गया है कि जिस व्यक्ति में इमोशनल इंटेलिजेंस है उस व्यक्ति में इथिक्स भी देखा गया है। और कहता है कि इथिकल कंडक्ट जो है वह इमोशनल इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति ले ही आता है। कैसे ले आता है, वह सेल्फ इंसाइट करता है, नोट भी कर सकते हैं, सेल्फ इंसाइट करता है, वह अपने अंदर झांक के देखता है, फोरसाइट करता है, दूरगामी परिणाम को भी वह जान लेता है और हर परिस्थिति के लिए उसके पास उपयुक्त ज्ञान है, जिसके बेसिस पर वह लोगों का मदद भी कर सकता है। तो कहता है कि लोग ये इमोशनल। अब एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड को एक लाइन में समझिए, इट इज नथिंग बट इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ। एटीट्यूड क्या है, इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसा आपका इमोशनल इंटेलिजेंस होगा उसी प्रकार का आपका एटीट्यूड होगा और उसी प्रकार से आपका बिहेव भी देखने को मिलेगा। तो इन सभी में कोर
वैल्यू हम लोग क्या देख रहे हैं, कोर इशू क्या देख रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब आप देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस का कितना ज्यादा महत्व है। एक तरफ इमोशनल इंटेलिजेंस जिस व्यक्ति में होता है वो व्यक्ति इथिकल भी गुण उसमें देखने को मिलते हैं, और जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का है, मतलब जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो देखने को मिलता है तो उसी तरीके से वो कार्य करता है, उसी तरीके से वो बिहेव करता है, और उसी से इसका एटीट्यूड का निर्माण होता है। तो इन सभी में हम क्या देखें, इमोशनल इंटेलिजेंस कितना स्ट्रॉन्ग ह्यूमन फीचर है, जिसको जो इथिक्स को भी कंट्रोल करता है, जो एटीट्यूड को भी कंट्रोल करता है, इथिक्स को भी कंट्रोल करता है और एटीट्यूड को भी कंट्रोल करता है। कल हम लोगों ने देखा था इमोशनल इंटेलिजेंस और आईक्यू, और आईक्यू और आईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस और आईक्यू। थोड़ा सा आज आप नोट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इन दोनों में कंपैरिजन 3-4 पॉइंट देखिए, इससे आपकी और क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगी। तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आपको बोल रहे हैं। कहता है इट इज लार्जली एक्वायर्ड, कहता है इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वह हमारा जन्मजात गुण नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वह हमारा जन्मजात गुण नहीं है। समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, समाज, उसी समाज का हम पर प्रभाव पड़ता है। जिस फैमिली में हम रहते हैं उस फैमिली का हम पर प्रभाव पड़ता है। जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं उस स्कूल का हम पर प्रभाव पड़ता है। और इन सभी कारकों या फैक्टरों के बेसिस पर ह्यूमन का इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वह तैयार होता है। इसीलिए हम लोग तैयार होता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वह एक्वायर्ड कैरेक्टर है। ठीक दूसरी ओर इंटेलिजेंट कोसेंट क्या कहता है, इट इज इनबॉर्न, आप लिख भी सकते हैं इट इज इनबॉर्न और इनेट, INNATE। कल ही हम बताए थे कि इंटेलिजेंट कोसेंट जो है वह जीन पर भी डिपेंड करता है। इंटेलिजेंस का जीन होता है हमारे शरीर में, और उस जीन की जितनी संख्या ज्यादा होगी वह व्यक्ति उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा बाय बर्थ। तो इसीलिए कहते हैं आईक्यू जो है वह इनबॉर्न है, इनेट है, वह जन्मजात गुण है। क्यों? वह तो हमारे क्रोमोसोम में इनकॉर्पोरेटेड है कि जितना इंटेलिजेंस वाला जीन की संख्या जिस व्यक्ति में जितने ज्यादा होगी वह व्यक्ति उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। इसीलिए उसमें आईक्यू का वैल्यू भी उसी के अनुपात में ज्यादा होगा। अब पहले ही लाइन में हमने आपको समझा दिया ईआई में सिंपल में बोलता है इट इज एक्वायर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। लिख सकते हैं आप, इट इज एक्वायर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। कहता है समाजीकरण के द्वारा यह गुण एक्वायर किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यही तो आपको समझाया। और आईक्यू के बारे में लिखता है इट कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू प्रैक्टिस। कल भी मैंने आपको बताया था आईक्यू जो है मेहनत करने से इम्प्रूवमेंट हम लोग उसमें ला सकते हैं। सोशलाइजेशन से आईक्यू में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती है। कहता है जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस होगा उसमें सॉफ्ट स्किल देखने को मिलेगा। आप नोट कर सकते हैं जो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन होगा उसमें सॉफ्ट स्किल देखने को मिलेगा। जिसमें सॉफ्ट स्किल
देखने को मिलता है उसको हम लोग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बोलते हैं, क्वालिटेटिव फ्यूचर फीचर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, ये सॉफ्ट स्किल हुआ, उत्तरदायित्व ये सॉफ्ट स्किल हुआ। कंपैशन, एम्पैथी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीज सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आती है। दूसरी ओर जिसमें आईक्यू अधिक होगा वह आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को रिफ्लेक्ट करेगा, क्वांटिटेटिव, वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा और ये क्वांटिटेटिव रेस्पेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसी को हम लोग कहते हैं हार्ड स्किल, मेंटल एबिलिटी के जितने भी प्रश्न हुए उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी, अरिथमेटिक को सॉल्व करने की कैपेसिटी, इन सब चीजों को हार्ड स्किल बोला जाता है, जिसमें कि माइंड को डीप थिंकिंग करने की जरूरत होती है परिमाण में, ठीक है, परिमाण में, क्वांटिटी में। तो कितना क्लैरिटी अब आज आपको आ गया, कल से बेहतर क्लैरिटी आज आपकी आ गई। इमोशनल इंटेलिजेंस और आईक्यू, इन दोनों में भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से डिफरेंस देख लिए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे, देखिए आगे इसी स्लाइड में भी मैं दिखाऊंगा। कहता है सिलेबस में लिखता है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, गवर्नेंस बेसिकली दोनों वर्ड मिलता जुलता है, लेकिन जब थोड़े टेक्निकलिटी में आप जाएंगे तो ये दाएंगे कि गवर्नेंस जो है जितने भी पॉलिसी मेकिंग डिसीजन जहां पर ली जाती है वो सारा इंस्टीट्यूट गवर्नेंस कहलाएगा। और इस पॉलिसी को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, वो पार्ट हमारा नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगा। तो हमारा सिलेबस कहता है एप्लीकेशन ऑफ ईआई इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो कहता है कि जिस अधिकारी के पास इमोशनल इंटेलिजेंस होगा उसका वह किस प्रकार से प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नेंस में किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करेगा। मेरे हिसाब से इमोशनल इंटेलिजेंस के जितने भी कैरेक्टर हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारा कैरेक्टर हम लोग समझ चुके हैं। और खुद सोचिए अगर वो सारा कैरेक्टर, इवन रिलेशनशिप भी हम लोग समझ गए हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, इथिकल, तो इमोशनल इंटेलिजेंट जो अधिकारी होगा उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड सारे फीचर या अधिक से अधिक फीचर होंगे और वही व्यक्ति इथिकल भी होगा और उसका एटीट्यूड भी पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए जब इन तीनों का संगम हो जाएगा तो जो भी अधिकारी है देखिए वो नैतिक रूप से काम करेगा, जो रूल रेगुलेशन है उसके आधार पर काम करेगा। तो जब इमोशनल इंटेलिजेंस है, इथिकल वर्क करेगा, एटीट्यूड भी उसका पॉजिटिव होगा। तो पब्लिक सर्विस क्या है, जनता का सेवा, पब्लिक पॉलिसी, आप नोट भी कर सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी, आम जनता के लिए जो सरकार नीतियां बनाती हैं उन नीतियों को हम लोग पब्लिक पॉलिसी कहते हैं। तो अब इमोशनल इंटेलिजेंस में इतनी खूबी है, उनमें से अगर किसी अधिकारी में अधिक से अधिक खूबियां होंगी तो वो व्यक्ति बेहतर काम करेगा ही। अब इसी को आदमी बोलता है कि ट्रेडिशनल रोल क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नेंस का। तो कहता है थोड़ा सा इसमें देखिए कि ट्रेडिशनल रोल, कहता है ये जो
एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां जरूरत हो आप धीरे धीरे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट गाइड उसमें नहीं है स्लाइड में। तो कहता है एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस का पहले रोल जान लें, उसके बाद जो रोल होगा वही काम एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नेंस में जो हमारे सिविल अधिकारी होंगे वही कार्य करेंगे। लॉ इन्फोर्समेंट इनका पहला काम है। जो कानून बना है, जो अधिनियम बना है, उसको बहाल करना। जिस रूप में अधिनियम या कानून बना है उस रूप में उस अधिनियम कानून को चलने देना, उस रूप में अनुबंध कानून को चलने देना। मेंटेनिंग स्टेबिलिटी कहता है जो समाज है, गवर्नेंस है, जो सोसाइटी है, जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, जिला है, ब्लॉक है, सर्कल है, विलेज है, उन सभी जगहों पर स्टेबिलिटी अस्थायित्व का माहौल होना चाहिए। जहां पर अस्थायित्व होगा, अस्थायित्व का माहौल होगा, वहीं पर सभी प्रकार के डेवलपमेंट वर्क बेहतर तरीके से किए जा सकेंगे। और कहता है कि बिहेवियरल डिमांड, क्या बिहेवियरल डिमांड है? कहता है कुछ अधिकारी है वो स्टेटस को मेंटेन करता है। देयर आर सम ऑफिसर्स विच मेंटेन्स स्टेटस को, जो चला आ रहा है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। इट इज नॉट अ वेरी गुड साइन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट सिविल सर्वेंट। आपको इनिशिएटिव लेना है, लीडरशिप क्वालिटी दिखाना है, और जो स्थिति है उस स्थिति से आपको बेहतर ले जाना है। बेहतरी का कोई भी सीमा नहीं होता है। इट इज इनफाइनाइट, यू कैन गो बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर, देयर इज नो लिमिट ऑफ बेटर। और इट्स वाइस वर्सा, इसका जो उल्टा है बेटर का, उसका भी कोई गर्त में जाने का भी कोई सीमा नहीं है। ठीक है। और जो इमोशनल इंटेलिजेंट हो गया वह न्यूट्रलिटी भी दिखलाएगा। न्यूट्रलिटी मतलब कोई भी सरकार आए जाए, सरकार ने किसी भी, कोई उसके रिश्तेदार है, कोई उसका जानने वाला है, तो उसको वह फेवर नहीं करेगा। जो रूल रेगुलेशन कहेगा उसी रूल रेगुलेशन के आधार पर वह काम करेगा और किसी को फेवर वह नहीं करेगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का ये भी कुछ काम है। कहता है इसको ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव्स है ना। इसी ऑब्जेक्टिव्स को क्वांटिटेटिव क्वालिटीज के अंतर्गत हम लोग लाते हैं। क्या है भाई? एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस का ये भी एक काम है, मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर, मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर, रेगुलेटिंग पीपल्स बिहेवियर। कहीं कहीं आप देखिएगा तुरंत रोड जाम होता है, छोटी छोटी बातें होती हैं, टायर जला देता है, गाड़ी जला देता है, जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डिस्टर्ब कर देता है। किसी का हम लोग एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, है ना, सिंपल। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी काम है कि पीपल के बिहेव को ऐसा रेगुलेट करे, पीपल के बिहेव को ऐसा रेगुलेट करे कि वह कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो, तोड़ फोड़ या सोशल में किसी भी प्रकार का सोसाइटी में गड़बड़ी देखने को न मिले। अब कहता है जैसे जैसे दिन बीतते गया, 1980s, ये जो 1980s है, 1980s के बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की नई परिकल्पना देखने को मिली। अब यहीं से शुरू होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। ये भी आपको पढ़ना है सिलेबस में, आगे है डिटेल में, इसलिए यहाँ हम डिटेल नहीं करेंगे, केवल क्वालिटी ऑफ सर्विस एक लाइन आप समझिए। क्वालिटी ऑफ सर्विस मतलब कि गवर्नमेंट जो भी सर्विस प्रदान करेगा वह टॉप क्लास का सर्विस प्रदान करेगा।
जो कि आम जनता की संतुष्टि को देखते हुए वह सर्विस प्रोवाइड करेगा। और सोशल ऑडिट, जितना जनता सेटिस्फाइड है तभी हम मानेंगे कि ये हमारा गवर्नमेंट जो है बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस चला रहा है। दूसरा, सिटीजन फ्रेंडली बिहेवियर। देखिए ये सब नया नया कॉन्सेप्ट आया 80s के बाद। सिटीजन फ्रेंडली बिहेवियर, नाम तो है सरकारी नौकर, गवर्नमेंट सर्वेंट। तो आप क्या हुए? गवर्नमेंट के आप सर्वेंट हुए, नौकर हुए। नौकर का क्या काम है? जो भी काम उसको दिया गया है, चार्टर ऑफ ड्यूटी जो भी दिया गया है, उसको बेहतर से बेहतर ढंग में वह पूरा करे। मान लीजिए आप पुलिस थाना में जाते हैं एफआईआर लिखवाने, कंप्लेंट लिखवाने, तो वहां पुलिस अगर काफी आपसे फ्रेंडली बिहेवियर में आपकी समस्याओं को अगर सुनेगा, समझेगा और आपको मदद करेगा, तो ये भी सिटीजन फ्रेंडली बिहेवियर में आता है। किसी को कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है, किसी को जमीन का म्यूटेशन कराना है सर्किल ऑफिसर के पास, अंचल अधिकारी के पास, किसी को एमसीडी से डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, किसी को बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। पुराने जमाने में इन सब कार्यों में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था आम जनता को। लेकिन अब जैसे जैसे चेंजेस आए हैं तो उम्मीद किया जाता है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो गवर्नेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वह सिटीजन फ्रेंडली बिहेवियर दिखलाए। ये सब अपेक्षाएं की जा रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस से। ठीक है। फिर कहता है रिजल्ट ओरिएंटेड। पहले ये सब कॉन्सेप्ट नहीं था। रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब सरकार एक टाइम फ्रेम में कोई काम कर रहा है तो बतलाना है इतने दिन में इतने किलोमीटर नेशनल हाईवे बन जाएंगे, इतने दिनों में देश में इतने एयरपोर्ट बन जाएंगे, इतने दिनों में इन स्टेट में मेट्रो की जाल बिछ जाएगी। अब ये सब काम उम्मीद किया जाता है कि आप बिल्कुल टाइम फ्रेम में काम करें। टाइम फ्रेम में काम करने से दो महत्वपूर्ण बेनिफिट होता है। अगर आप एक प्रोजेक्ट है उस पर मान लीजिए 100 रुपया खर्चा है आज के तारीख में, और जो डेडलाइन है उस डेडलाइन के अंदर आप अगर उसको कर लेते हैं पूरा, तो वो क्या कहलाएगा? उस डेडलाइन के अंदर आप पूरा करवा लेते हैं तो कहता है कि खर्चा 100 रुपया ही होगा। जैसे जैसे आप टाइमली प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, डिले कर देंगे, दूर कर देंगे, ठीक है, डिले कर देंगे, दूर कर देंगे, तो क्या होगा? प्राइस स्केलेट हो जाएगा। 100 रुपया का काम 500 रुपया में होगा तो रुपया का भी नुकसान हुआ, समय का भी नुकसान हुआ। इसीलिए हर व्यक्ति को जो काम जब करना है एक फिक्स समय में ही उम्मीद की जाती है सरकार वो काम करे, जो कारण मैं बताया हूं इन कारणों से। अब आप आइए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जो मैं फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था। अब ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी हम लोग चैप्टर ही आपका वहां फुल डिटेल करेंगे, लेकिन अभी यह समय नहीं है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसी के 3 वर्ड आता है, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि सरकार जो कार्य कर रही है उसको आम जनता जानेगा और आम जनता की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए सरकार के डिसीजन में। अकाउंटेबिलिटी, जो सरकार कोई डिसीजन ले रहा है और उसका आउटकम अगर पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी आता है तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपने को जवाबदेही अपने पर लेगा। यस, ये जो डिसीजन लिया मैंने लिया, ये सोच के लिया। कई बार वांछनीय रिजल्ट आ जाती है, समटाइम्स इट डज नॉट गिव्स डिजायर्ड रिजल्ट। अब आरटीआई जो है इसी का एग्जाम्पल है। आरटीआई ने ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा दिया, ओपन कर दिया, और वहां पर हम लोग आरटीआई जो है
एक्ट भी डिटेल में हम लोग वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। अब आता है आपका एक दो वर्ड। अब रिले दो वर्ड एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, इसको देखिए मैं यहां लिख रहा हूं। इसको कहते हैं मैक्स वेबर व्यू ऑफ इमोशन। मैक्स वेबर व्यू ऑफ इमोशन। अभी हम इमोशन इमोशन विस विस इनकी तुलना हमें करनी है इमोशनल इंटेलिजेंस व्यू ऑन इमोशन। इमोशनल इंटेलिजेंस व्यू ऑन इमोशन। जरा ध्यान से नोट भी कर लीजिएगा आप अपने कॉपी में। अब जरा ध्यान से देखिए, कहता है बहुत बड़े पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत बड़े विद्वान थे मैक्स वेबर। ठीक है, बहुत बड़े विद्वान थे मैक्स वेबर। अब मैक्स वेबर ने कहा कि इमोशन का क्या इफेक्ट पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन पर या सोसाइटी पर। और दूसरा हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर इमोशन से रिलेटेड अगर इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसका क्या प्रभाव, उसका क्या इफेक्ट होगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट में हम आपको अभी कंपेयर कर रहे हैं। यू कैन राइट डाउन इन योर कॉपी। Now we are in Max Weber view of emotion. Max Weber view of emotion. अब सुनिए, he considers emotion as a irrational। जा ध्यान से देखिए, ये किसके कंटेक्स्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति में इमोशन है तो वह व्यक्ति गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में वह कैसा रोल दिखलाएगा, नंबर वन। और कोई व्यक्ति है, कोई ऑफिसर है, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो वो सोसाइटी में गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में वो किस प्रकार का रोल दिखलाएगा। क्लियर हो गया। अब आप आइए, कहता है मैक्स वेबर ही कंसिडर्स इमोशन एज इरेशनल। देखिए, ये पुराने जमाने के थे। कहते हैं जिसमें इमोशन आ गया, जो भावुक हो गया, वह तार्किक नहीं है, रैशनल नहीं है, वह सही नहीं है। ज्यादा इमोशन होना वह प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और ब्यूरोक्रेसी या गवर्नेंस के लिए ये इमोशन जो है वह ठीक बात नहीं है। उससे हमारा आउटपुट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस पर निगेटिव असर पड़ेगा। इसी का काउंटर में आप आइए इमोशनल इंटेलिजेंस वाले कॉन्सेप्ट में। इमोशंस आर इंटेलिजेंट एंड रैशनल। अब देखिए क्या कंपेयर किया जाता है, इमोशंस आर इंटेलिजेंट। कहता है इमोशन को जब हम इंटेलिजेंटली यूज करते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंट हुआ। यहाँ कहता है जो इमोशन है वह इंटेलिजेंट है, और जो इमोशन है वह रैशनल भी है, वह सही भी है। इसीलिए प्रशासक में इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। प्रशासक में इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए। अब नंबर 2 में आइए, वेबर में। कहते हैं वेबर, यू कैन राइट डाउन, इमोशंस इंपीड रैशनल डिसीजन मेकिंग। लिख सकते हैं आप, इमोशन इंपीड रैशनल डिसीजन मेकिंग। फिर यहां कहता है जिसमें इमोशन होगा वह रैशनल डिसीजन नहीं लेगा, इरैशनल डिसीजन वो ले लेगा। उल्टा इमोशन इंटेलिजेंस में देखिए आप, कहता है, लिखिए, इमोशंस फैसिलिटेट्स रैशनल डिसीजन मेकिंग।
इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वह रैशनल डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा देता है। देखिए क्लियर। थर्ड में आप आइए, कहता है थर्ड में हम लोग कह सकते हैं इमोशंस जो है वह इसेंशियल फीचर है। इसके लिए यहां लिखे इमोशंस इज इसेंशियल फीचर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। बट वेबर साहब कहते हैं इमोशन जो है वह कंपल्सरी फीचर, वह जरूरी कारक नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस कहता जरूरी कारक नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए और प्रशासन को चलाने के लिए ये जरूरी नहीं है। नाउ वी विल मूव टू नाउ वी विल मूव टू स्लाइड नंबर 14। अब आप ध्यान दीजिए, वापस चले स्लाइड नंबर 14। अब हम लोग का काम बहुत ही आसान हो गया। सारा कॉन्सेप्ट हमारे पास है, सारी क्लैरिटी हमारे पास है। अब इन क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये देखिए आसानी से बहुत जल्दी भी हो जाएगा और अच्छे से भी हो जाएगा, और आपको पूरा रिटर्न मटेरियल भी स्लाइड के फॉर्म में आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो अब इसमें हम लोग आते हैं सबसे पहला इमोशनल इंटेलिजेंस का मॉडल। ये जो एबिलिटी ईआई जो है या ये ट्रेट ईआई जो है, दीज आर मॉडल्स टू एक्सप्लेन द इमोशनल इंटेलिजेंस। खत्म। उसमें एक मॉडल जो व्यापक लगा उसको मैंने गोलमाल मॉडल के अनुसार आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप आइए एबिलिटी ईआई। ठीक है, एबिलिटी ईआई जो है वह ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ध्यान दीजिए, एबिलिटी इमोशनल इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस। क्लियर। ये ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और ये बताता है, इसको चेक कैसे करते हैं, कहते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट लिया जाता है। परफॉर्मेंस टेस्ट लिया जाता है और उसके बेसिस पर यह देखा जाता है कि किस पर्सन में इमोशनल इंटेलिजेंस की जो कैपेसिटी है वह ज्यादा है कि कम है। अब आइए सेकंड, ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस। ये कहता है इट इज रिलेटेड टू पर्सनैलिटी। ऊपर वाला क्या था, रिलेटेड टू ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस एंड इट इज रिलेटेड टू पर्सनैलिटी। यहां क्या करता है कि एक क्वेश्चनेयर डेवलप कर दिया जाता है, 20-25 क्वेश्चनेयर डेवलप किया जाता है कि ड्यूरिंग दीज कंडीशंस विच टाइप ऑफ डिसीजन यू विल टेक। आपका बॉस आपसे नाराज हुआ तो ABCD, क्या तुरंत आप उसको रिस्पॉन्ड दे देंगे या थोड़ा देर चुप ही रह लेंगे, या ये बोल सकते हैं कि ठीक है सर, अगर इसमें गलती है तो मैं ठीक करके इसे जल्दी से जल्दी ले आता हूं। लेकिन जो आदमी रिएक्ट कर गया बॉस पर ही, तो वो क्वेश्चनर में लिखा है कि मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी ऑफिस में मेरा बॉस हमें डांट दिया, जोर से कह दिया। सिमिलरली इफ ही विल रेसिप्रोकेट हिज बॉस, वो भी चिल्ला दिया, इट इज नॉट अ गुड साइन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इट इज नॉट अ गुड साइन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। कई बार देखते हैं लोग पेट्स रखते हैं, प्लांट्स रखते हैं, उससे भी इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। और बाय चांस सुबह में कोई पेट है, इवन चिड़िया जो लगता है, चिड़िया भी उड़ के भाग जाता है, फिर वापस नहीं आता है। और मान लीजिए आपके एग्जाम से ठीक पहले आपका पेट या तो भाग गया, मर गया या कुछ हो गया, और जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके माइंड में आधा वही घूम रहा है, उफ कैसे हो गया कैसे हो गया, फिर आपको वापस लाना है।
तो जो व्यक्ति इमोशनल इंटेलिजेंट होगा एग्जाम के समय इमोशन को इस तरह के जो इमोशन निगेटिव इमोशन है उसको यह अपने पर हावी नहीं होने देगा, अच्छे से एग्जाम देगा। उसके बाद यह फिर कुत्ता बिल्ली बंदर जो भी पेड़ पौधा है उस पर ध्यान देगा। इमोशनल इंटेलिजेंट इसी तरह के कई क्वेश्चन आप नेट पर मार के देख लीजिएगा। और आप अगर अपना इमोशनल इंटेलिजेंस चेक करना चाहते हैं तो नेट पर बहुत तरह तरह के क्वेश्चनेयर्स हैं और आप उसमें ये भी दिया रहेगा कि इतने नंबर से अगर आपको ऊपर आ जाते हैं आप में इमोशनल इंटेलिजेंस की जो क्वालिटीज है ये क्वालिटीज काफी स्ट्रांग है इमोशनल, और कम है तो ये आप खुद नेट से टेस्ट करके देख लें ताकि आपको अपने बारे में जानकारी हो जाए। और एक चीज हमने बताया है आपको, अगर कम है इसका स्कोर तो आप मेहनत करके इस स्कोर को बढ़ा सकते हैं, मेहनत करके इस स्कोर को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये तो है ना। और इवन आईक्यू भी मेहनत करके हम लोग उसको भी हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। तो आप इसका टेस्ट एक अपने आप से कर लीजिएगा नेट से क्वेश्चनर देख के और अपने बारे में जान लीजिए कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस आप में इमोशनल कोसेंट कितना है। अगर कम है तो आप अभी से ही उसको बढ़ाने का प्रयास करें, बिकॉज इट विल मेक यू मोर सक्सेसफुल इन लाइफ। इसमें ये अभी तक प्रूवन है, इसमें किसी भी प्रकार की शक की कोई गुंजाइश नहीं है। अब आप आइए अगला हम लोग, ये तो सिंपल है इसमें उतना डिटेल है। इंपॉर्टेंट मॉडल, अब मॉडल इंपॉर्टेंट मॉडल में आप देख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट में जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल। नंबर 1 इंपॉर्टेंट मॉडल डैनियल गोलमाल। जब भी एग्जाम में आए तो आपको मैंने लिखवा दिया है डैनियल गोलमेल मॉडल। समय कम हो तो आप केवल डैनियल गोलमेल मॉडल ही लिख देंगे तो आपको पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डैनियल गोलमैन। अब है एक नेक्स्ट स्लाइड में, अब आप आइए ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड एबिलिटी मॉडल। अब देखिए स्लाइड में सिंपल कहता है ये एबिलिटी मॉडल इन माय ओपिनियन जब एग्जाम में पूछे तो आप ऐसे लिखिएगा एबिलिटी मॉडल ट्रेट मॉडल बस। और उसके बाद इसको इस्तेमाल मत करिएगा। एम आई राइट? अब आप इसको मत इस्तेमाल कीजिएगा। जब मॉडल पूछे तो आप सीधे लिखिएगा सैलोवी एंड मेयर्स मॉडल। ये समझाने के लिए था कि एबिलिटी मॉडल किसको कहते हैं और ट्रेट मॉडल किसको कहते हैं। और जब मॉडल पर आ जाए तो सबसे पहला लिखिएगा गोलमैन, जो हमने लिखवा दिया उसका नोट्स आप बना लीजिएगा सेल्फ। और इसमें एग्जाम में एबिलिटी मॉडल लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 में वो हो गया, 2 में लिखिएगा सैलोवी एंड मेयर्स। अब देखिए सैलोवी एंड मेयर्स जो है ये क्या कहता है, कहता है व्यूज इमोशन as useful source of information that help to make sense of navigate the social environment। कहता है मेयर कहता है जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो होगा वह अपने इमोशन का इस्तेमाल जो है अपने इन्वायरमेंट के से पूरी नॉलेज ले लेगा, सारा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेगा और उसके बाद वह जो है अकॉर्डिंगली एटीट्यूड या अपना बिहेवियर शो करेगा। जितनी ज्यादा उसके पास इंफॉर्मेशन रहेगा वह उतने बेहतर तरीके से एडेप्टिव बिहेवियर शो करेगा, एडेप्टिव बिहेवियर शो करेगा। एक नेचुरल एडेप्टिव बिहेवियर होता है प्लांट्स में, एनिमल में, जो ठंडे प्रदेश में होते हैं। उन जानवरों के शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं, है ना, कोन सेपेड प्लांट होते हैं। लेकिन जो मरुभूमि में होते हैं, ड्राई प्लेस पे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, उसमें
लीव्स ही आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। लीव्स आर जनरली कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस। क्यों? लीफ रहेगा तो लीफ में क्या होगा? स्टोमाटा बहुत होगा, ट्रांसपीरेशन बहुत हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा हो जाएगा और प्लांट में विल्टिंग आ जाएगी, प्लांट मर जाएगा। ये भी एक एडेप्टेशन है। एक एडेप्टेशन है मेंटल। यहाँ हम लोग मेंटल एडेप्टेशन की बात करते हैं, फिजिकल या इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन की बात नहीं करते हैं। प्लांट में अलग अलग तरह का स्ट्रेस होता है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस, तो वो हमारा टॉपिक नहीं अभी। लेकिन ह्यूमन में मोस्टली जो स्ट्रेस होता है वह मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। वह मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड होता है। तो अब इसी में देखिए फिर वही बात आ गया, रिपीट हो रहा है। कहता है इस मॉडल से जो व्यक्ति में, ठीक है, इस मॉडल से जो व्यक्ति में इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, certain features, certain characteristics feature will be seen by those person who have having emotional intelligence। अब नंबर 1 देखिए, सबसे पहला ये लिखा हुआ, इसको नहीं लिखना है, इट इज इनफ। कहता है परसीविंग इमोशन। परसीविंग इमोशन, सबसे पहला ये यही लिखता है, परसीविंग इमोशन, कि इमोशन को परसीव हम कितने आसानी से करते हैं, कितने आसानी से हम इमोशन को डिटेक्ट कर लेते हैं, वही लिखा हुआ है। द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड डेसिफर इमोशन। देखिए ध्यान से, द एबिलिटी टू डिटेक्ट, द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड डेसिफर इमोशन इन द फेसेस। अब देखिए यहाँ क्या समझना है। कहता है फेसेस दूसरे आदमी का, कहीं का पिक्चर, किसी का आवाज है, सुन करके ही अगर आप में ये खूबी है, सुन करके ही आप में अगर खूबी है कि उस व्यक्ति के इमोशन के बारे में आप जान जाते हैं, तो आप में ये परसीविंग इमोशन वाली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ज्यादा रहेगी। फिर देखिए, basic aspect of emotional intelligence as it makes all other processing of emotion important process। इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन का सबसे पहले क्या जरूरी है? वो अपने इमोशन को भी समझ ले, वो दूसरे के इमोशन को भी समझ ले और अकॉर्डिंगली इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए वह अकॉर्डिंगली बिहेव करे, अकॉर्डिंगली अपना एटीट्यूड दिखलाए। यही चीज बतला रहा है। नंबर 2, यूजिंग इमोशन। अब क्या कहता है कि इमोशन कॉग्निटिव, कल ही बताए थे, इट इज अ मेंटल प्रोसेस बाय विच वी आर अवेयर ऑफ समथिंग। इट इज अ मेंटल प्रोसेस बाय विच वी आर अवेयर ऑफ समथिंग। मान लो ये पेन है, तो देखते ही माइंड में एक प्रक्रिया होगा, प्रोसेसिंग होगा, जो आइडेंटिफाई करेगा ये पेन है, ये काव है, ये ऑक्स है, ये टाइगर है, ये लायन है। ये कैसे हम जान गए टाइगर लायन है? ये मेंटल प्रोसेसिंग हुआ और हमको कोग्निशन, पहचान बतला दिया कि ये है। सिमिलरली इसी तरह हम खुश होते हैं तो हमको पता चल जाता है, कोग्निशन, मेंटल प्रोसेस, आई एम हैप्पी, हेल्दी हो गए। कभी बीमार है, तबीयत ठीक होता है, मेंटल प्रोसेस, यू फील गुड है हेल्थ वाइज, ये है कोग्निशन। ठीक है ना? अब क्या है यूजिंग इमोशन, जिसको इमोशन का, अपने इमोशन और दूसरे के इमोशन का इस्तेमाल करके आप प्रॉब्लम सॉल्व जो है वह बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है ना? बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा? जो आदमी दूसरे के इमोशन को, जो आदमी दूसरे के इमोशन को समझ ले बेहतर से बेहतर ढंग से, और अपने इमोशन और उसके इमोशन को टूल्स बना करके इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए
उसको जो भी मदद है वह मदद वह कर सकता है। नेक्स्ट, तीसरा, अंडरस्टैंडिंग इमोशन। फिर वही चीज है जो हम लोग पहले पढ़े, टू एबिलिटी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इमोशन में देखिए, द एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड इमोशन, लैंग्वेज एंड टू अप्रिशिएट कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप अमंग इमोशन। अब इसको समझने के लिए एक हम अंडरस्टैंडिंग इमोशन के लिए एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अंडरस्टैंडिंग emotion encompasses the ability to be sensitive to slight variation between emotion and the ability to recognize and describe how। तो ये कह रहा है कि अगर आप इमोशन को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, तो आप में यह, आप एक प्रकार का प्रोब हो जाएंगे, मीन्स डिटेक्ट कर लेंगे, पहचान कर लेंगे इन्वायरमेंट के इमोशन को और अपने इमोशन को, फिर अकॉर्डिंगली आप इस पर एक्शन ले सकते हैं, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंटली भी होगा, जो सही एटीट्यूड में भी होगा और जो इथिकल भी होगा। इन तीनों में आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। अब इधर है फोर्थ में, आइए, अंडरस्टैंड मैनेजिंग इमोशन। अब देखिए, मैनेजिंग इमोशन, यही चीज अभी हम लोग जो शुरू में पढ़ा था आज आपको गोलमैन में, यही तो था मैनेजिंग इमोशन। इसी केवल वर्ड चेंज है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चेंज है। अब देखिए, रेगुलेट इमोशन बोथ आवरसेल्फ एंड अदर्स। देखिए, कहते हैं अपने इमोशन को भी रेगुलेट कर लें, दूसरे को भी इमोशन को रेगुलेट कर लें। जब ये ऐसा कर दिए तो फिर क्या बचा, हमारा जो भी कार्य है वह हम बेहतर से, अपने टारगेट जो है उसको हम लोग अचीव कर सकते हैं, नो डाउट। अब इधर आइए, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन कैन हार्नेस इमोशन इवन नेगेटिव वन एंड मैनेज देम टू अचीव इंटेंडेड गोल। क्या कहता है, जो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस होगा वह इमोशनली इंटेलिजेंट जिसमें निगेटिव होगा, उसको भी ये अपने इमोशनल इंटेलिजेंट कैपेसिटी से उसमें भी यह बेहतरी दिखला देगा, उसमें भी यह बेहतरी दिखला देगा और ये काम कर लेगा। अब देखिए, ड्रॉबैक, लैकिंग फेस एंड प्रिडिक्टिव वैलिडिटी इन द वर्क प्लेस। कई बार फेस देख करके, किसी भी वर्क प्लेस पर लोगों का चेहरा देख करके, लोगों से थोड़ा बहुत बात करके, हम वास्तव में वहां की समस्याओं को, वहां के प्रॉब्लम को हम लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है ना। वहां के प्रॉब्लम को हम लोग नहीं समझ पाते हैं, ये इसका एक ड्रॉबैक में हो गया, ठीक है ना। ये इसका एक ड्रॉबैक आ गया, इसको देखना बाबू। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आते हैं, मिक्स्ड मॉडल। अब मिक्स्ड मॉडल भी हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, मिक्स मॉडल भी हम लोग नहीं लिखते हैं। डैनियल गोलमैन अभी हम लोग देखे थे, ठीक है ना। तो अब मिक्स मॉडल लिखिए, या ये मॉडल हम लोग एग्जाम में नहीं लिखेंगे, केवल लिखेंगे डैनियल गोलमैन मॉडल, ठीक है ना। एक मिनट, एक मिनट याद देखिएगा। ये जो नीचे वाला है, मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है तो हाइड हो रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, वो दिखाई देगा ना स्टूडेंट को। ये यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, खाली जैसे हम पूछ लिया, हाँ ठीक। हाँ, अब हम लोग आएंगे डैनियल गोलमैन मॉडल में, ठीक है। तो ये जो डैनियल गोलमैन मॉडल है, इसमें मिक्स मॉडल हम लोग नहीं लिखेंगे, ए उस मॉडल का नाम लिखेंगे, और ये जो बी है हम लोग
डैनियल गोलमेल मॉडल लिखेंगे। इसमें क्या है, नंबर 1 सेल्फ अवेयरनेस, वही चीज आ गया। फिर देखिए द एबिलिटी टू नो वंस इमोशन, रिपीट हो रहा है जो समझाए हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, ड्राइव्स, गोल, रिकॉग्नाइज देयर अदर, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, दोबारा बोलने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। यहाँ देखिए सेल्फ रेगुलेशन, अभी 10 बार हम लोग सेल्फ रेगुलेशन पर बात किए हैं, इसको भी बोलने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सोशल स्किल, ये भी हम लोग अभी पढ़ चुके। एम्पैथी, इस पर भी हम लोग सब लिखा हुआ है, डिटेल कर चुके हैं। और मोटिवेशन पर तो कल हम काफी बेहतर तरीके से हम लोग बताएं। फिर भी आज देखिए बीइंग ड्राइवन टू अचीव फॉर द सेक ऑफ अचीवमेंट, कहता है कि आपके मन में है कि हमको यूपीएससी सिविल सर्विस पास करना है, ये हो गया टारगेट। उस पास करने के लिए एक अंदर से आप में प्रेरणा आएगी, अंदर से आप में जोश आएगा, अंदर से आप में एक उमंग आएगा, अंदर से आप में एक उमंग आएगा, जोश आएगा, जो कि आपको ट्रिगर कर देगा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के लिए। जो कि आपको ट्रिगर कर देगा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो ये सारे टर्म से हम लोग वाकिफ हैं। नेक्स्ट, अब देखिए क्रिटिसिज्म और ड्रॉबैक्स ऑफ द मॉडल, हम लोग को कह रहे कि मिक्स, सीधे नाम ले लेंगे ए बी। अब वही दोनों मॉडल को अलग से क्रिटिसिज्म करने की जरूरत नहीं है, हम लोग कंबाइंड क्रिटिसिज्म करेंगे बस। अब देखिए इसको थोड़ा सा, EI cannot be recognized as a form of intelligence, तो पहले भी हम लोग बोले कि जिसका EI बहुत ज्यादा है, हम थोड़ी कहते हैं या कॉन्सेप्ट थोड़ी कहता है कि उसका IQ बहुत ज्यादा होगा। तो ये ड्रॉबैक में आ रहा है। फिर कहता है EI contains unsubstantiated assumption about intelligence in general, कहता है इंटेलिजेंस को, इमोशनल इंटेलिजेंस की जो कॉन्सेप्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस की जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर तरीके से नहीं समझाता है। और EI इज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटेलिजेंस, EI इज मिस इंटरप्रिटेशन। देखिए क्या कहता है कि EI जो है इंटरप्रिटेशन, EI जो है वह इंटेलिजेंस को गलत रूप में प्रस्तुत करता है, गलत रूप में प्रस्तुत करता है। ये हो गया। सेकंड में आइए, लिटिल प्रिडिक्टिव वैल्यू, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन EI क्वेश्चनेयर एंड पर्सनैलिटी हैव बीन वेरीड। अभी थोड़ी देर पहले हमने समझाया कि नेट पर आप क्वेश्चनेयर देखिएगा, EI पर क्वेश्चनेयर आती है, जिस क्वेश्चनेयर के आधार पर आप स्कोर देखिएगा और आपका स्कोर कम या ज्यादा के अनुसार आपको हमने कहा है कि आप देख लीजिए कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंट कोसेंट कितना है। यह कहता है कि वो जो क्वेश्चनेयर है उसको सॉल्व करके जो हम लोगों को रिजल्ट आता है वह भी, उसका जो प्रिडिक्शन है वह भी सही प्रिडिक्शन है नहीं है, वह भी सही प्रिडिक्शन नहीं है। ये इसका हुआ। EI मेजर्स नॉलेज, देखिए नॉट एक्चुअल एबिलिटी, ये इसका क्रिटिसिज्म है, ड्रॉबैक है। ये भी आपको परीक्षा के लिए ध्यान में रहना चाहिए। कहता है ये नॉलेज को मेजर करता है, एक्चुअल जो व्यक्ति की कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है, ठीक है, उसके बारे में यह जानकारी उसके बारे में यह जानकारी नहीं देता है। एम आई क्लियर? अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब है EI, IQ एंड जॉब परफॉर्मेंस। ये देखिए इन तीनों में हम लोग रिलेशनशिप कर रहे हैं। शुरू में हम लोग क्या बोले थे, ऐसे देखा गया है, अभी बताए ना
कि ईआई आपको सफलता होने के लिए 80% का भूमिका योगदान देता है, आईक्यू 20% का योगदान देता है जॉब परफॉर्मेंस पे। तो नॉर्मली देखा गया है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन है उसका जॉब परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर देखा गया है। तो अब यही रिलेशनशिप है। अब देखिए, ईआई एंड जॉब परफॉर्मेंस शोड मिक्स्ड रिजल्ट, क्वेश्चन मार्क पहले, कि हमेशा कभी अच्छा कभी बेहतर। तो कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी जो थ्योरी होता है, वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता है। हम लोग कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा परिस्थितियों पर या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर यह जब लागू होता है तो हम लोग उसको मान लेते हैं कि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है या अच्छा थ्योरी है। दूसरा, ये एम्प्लॉय विथ लो आईक्यू गेट हायर टास्क परफॉर्मेंस। अब समझिए, कह दिया कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसी का बहुत ज्यादा है, ये मानते हुए उस व्यक्ति को वैसा टास्क दे दिया जाता है जिस टास्क को पूरा करने में इमोशनल नहीं, इंटेलिजेंस कोसेंट की ज्यादा जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस में कोडिंग, फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्निकल, आप ऑफिस में हैं और आपको एक डाटा दे दिया गया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको बोलता है ग्राफ बना दो, मीन्स प्योर टेक्निकल काम अगर आपको दे दिया जाए तो वहां पर इमोशनल इंटेलिजेंस की महत्ता थोड़ी कम हो जाएगी, आईक्यू की महत्ता अधिक हो जाएगी। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब आ गया ये EI shows little relationship to job performance in jobs that do not require emotional labor। अभी ही बताएं, ठीक इसी का ऊपर है। कहता है कुछ ऐसे जॉब हैं जहां इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ही जरूरी है सक्सेस होने के लिए, और वो सबसे बेहतर हम बता रहे हैं मैनेजरियल लेवल पर ये काम आता है, ये आपको सिविल सर्वेंट लेवल पर काम आता है, ऑफिसर लेवल पर काम आता है। ठीक है, उनको इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा जरूर होना चाहिए। अब आइए, टेंड्स टू प्रिडिक्ट जॉब परफॉर्मेंस फॉर इमोशनल जॉब ओनली। इसमें भी हम 1000 बार ऊपर से कल से बोल ही रहे हैं, आपको याद ही हो गया होगा। फिर देखिए, अंडर लो लेवल ऑफ मैनेजरियल वर्क देयर इज निगेटिव कोरिलेशन बिटवीन ईआई एंड मैनेजरियल वर्क। कहता है ऐसे परिस्थिति में देखा गया है कहीं कहीं कि जो ईआई है और मैनेजरियल वर्क है, ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में है ना, अपोजिट डायरेक्शन में ये जाता है। एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है। EI स्कोर्स मोर बाय वोमेन, ये थ्योरी कहता है, ठीक है, कि वोमेन में चूंकि इमोशन ज्यादा है, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला जो पार्ट है वो ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए जहां बोलता है इमोशनल इंटेलिजेंस की काम है वहां पर महिलाओं को प्रश्रय देना चाहिए। ठीक है, जबकि आज के डेट में हर जगह हर प्रकार के मेल फीमेल में जेंडर बाइसनेस अब लगभग बहुत ही कम बचा है। और लास्ट में देखिए, EI ओनली प्रिडिक्ट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हमारा बिहेवियर। ये जो EI है वो हमको एक्चुअल बिहेवियर नहीं बतलाता है। क्यों? कि हम लोग EI के बेसिस पर एक्चुअल जो हमारा बिहेवियर है उसको मॉड्यूलेट कर देते हैं, और जो देखते हैं लोग पब्लिक, हो सकता है पर्सनल लेवल पर हम वैसा न भी हो। तो ये तो हो गया एग्जामिनेशन, ये हो गया क्रिटिकल एग्जामिनेशन। लेकिन जब लिखना होगा
पॉजिटिव में एग्जाम में तो आप हमेशा लिखेंगे ईआई आईक्यू का जॉब परफॉर्मेंस से रिलेशन है, जहां मोस्ट ऑफ द देखा गया है कि ईआई जिसमें ज्यादा है उसका जॉब परफॉर्मेंस देखा गया है बहुत बेहतर है, जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा है ईआई कम है तो देखा गया है जॉब परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर नहीं है। और जिसमें 80% ईआई और 20% आईक्यू, मतलब ईआई और आईक्यू जिसमें दोनों का सम्मिलन है, वहां पर देखा गया है जॉब परफॉर्मेंस बेस्ट होता है। क्लियर? यहां तक हमको लगता है कहीं दिक्कत नहीं होगा आपको, बिल्कुल समझ गए हैं। अब देखिए यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। उस वक्त जब हम आपको अभी लेक्चर दे रहे थे बोर्ड पर हमने कुछ इस्तेमाल किया और कुछ आपको वर्बली बोला। ये लेक्चर हम ऑलरेडी आपको बोल चुके हैं थोड़ी देर पहले, और आपको मैंने ये भी कहा था कि इम्पोर्टेंट चीज आप नोट कर लीजिए। अब एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस, तो अब यही फिर से एक लाइन बोलेंगे, ज़्यादा नहीं, कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और तो कह सकते हैं यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में इमोशनल इंटेलिजेंस से काफी बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है? अब तक तो हम लोग वही चीज बोलते बोलते थक गए, एक ही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इमोशनल इंटेलिजेंस इज इसेंशियल, ये भी मालूम है आपको। अब कहता है कौन सक्सीड करेगा? लीडर हु शाउट्स एट हिज टीम व्हेन ही इज अंडर स्ट्रेस। भाई कोई लीडर है अपने टीम पर, उसको ही से स्ट्रेस में आया, अपने टीम पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया। और अ लीडर हु स्टेज इन कंट्रोल एंड काल्मली एक्सेस द सिचुएशन। दूसरा लीडर है जो कैसा भी उस पर स्ट्रेस है वह शांति पूर्वक ढंग से अपने टीम के साथ काम करता है। तो कौन सक्सेसफुल होगा? इसमें बोलने की बात है ही नहीं, सेकंड वाला आदमी सक्सेसफुल होगा। तो हम लोगों को मोस्टली ये समझना ही चैप्टर में इमोशनल इंटेलिजेंस के फेवर में ही हम लोगों को 80 to 90% दिमाग में रखना है एग्जाम में लिखने के लिए। और आज के डेट में जितने भी रिसर्च हैं वह इस सच्चाई से इनकार नहीं करता। तो यही चीज देखिए सेम लिखा है। अब फिर वही रिपीट होगा, जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है, इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होगा। क्या रिपीट होगा? वो रिपीट होगा क्या? 5 एलिमेंट्स विच डिसाइड्स पीपुल हैविंग ईआई और नॉट। अब बताइए, फिर से वही चीज। और क्वेश्चन भी आप देखेंगे एक ही चीज को बार बार रूप बदल बदल के पूछता है, ऑलमोस्ट एक तरह का ही आंसर लिखना पड़ता है। यही देखिए, यहाँ नाम नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो हम लोग इनिशियली गोलमाल में पढ़ लिए थे पहला में, कि 4 फीचर है और चारों फीचर का मीनिंग क्या है वो भी हम लोगों ने देख लिया था। मीनिंग क्या है वो भी हम लोगों ने देख लिया था। तो अब आप देखिए कि 5 एलिमेंट, अब यहां पर एक क्या कर दिए हैं, ई आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस, आप लिख लीजिए। तो कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जिसमें होगा वह एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नेंस में वह सफल होगा। एंड ही विल ब्रिंग पॉजिटिव एलिमेंट इन द पॉजिटिव एलिमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस। फिर देखिए, अब कहता है सेल्फ अवेयरनेस। अब इसको हम लोग बार बार रिपीट नहीं करेंगे, आपको सब पता है। सेल्फ अवेयर होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन को सेल्फ अवेयर होना चाहिए।
और जो सेल्फ अवेयर के जितने फीचर हैं हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये सारा गुण एडमिनिस्ट्रेटर और में होना चाहिए। अब कहता है हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस, ये आप देख लीजिए। कहता है जर्नल रखिए। जर्नल से क्या कहता है, आप जब जर्नल पढ़ेंगे, अलग अलग टॉपिक पर पढ़ेंगे, तो आप सेल्फ अवेयरनेस आपका बढ़ेगा। इफ़ यू स्पेंड जस्ट अ फ्यू मिनट्स ईच डे राइटिंग डाउन योर थॉट, कभी कभी आपको दिन में कुछ विचार आया निगेटिव या पॉजिटिव, लिखिए। दिस कैन मूव यू टू अ हायर डिग्री ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। तो आप अपने बारे में शाम में रात में लिखिए कि मेरे मन में कैसे कैसे प्रकार के विचार आया, निगेटिव पॉजिटिव। जब आप अपने अंदर झांकेंगे, अपने थॉट के बारे में झांकेंगे, तभी तो आपको पता होगा कि आप में क्या कमी है और क्या पॉजिटिव्स है। तो जो कमी है उसको हम लोग दूर कर लेंगे। और दूसरा तरीका बताता है स्लो डाउन। कहता है व्हेन यू एक्सपीरियंस एंगर और अदर स्ट्रॉन्ग इमोशन, कहता है कभी आप बहुत ज्यादा इमोशन में आ गए, बहुत ही गुस्सा में आ गए, तो कहता है थोड़ा देर स्लो डाउन, चुप हो जाओ, थोड़ा देर चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो, शांत हो जाओ, सोचो। कहता है जैसे आप स्लो होंगे, आपका क्रोध धीरे धीरे कम होने लगेगा। क्रोध कम होने लगेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस के बेसिस पर आपका डिसीजन लेने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्लियर। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन। फिर वही बात आ गया, रेगुलेशन पढ़े थे हम लोग शुरू में ही। तो ये जो सेल्फ रेगुलेशन वाला जो फीचर है, ये किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वह सफल होगा। क्योंकि यह गुण लेगा तो उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होगा। अब कहता हाउ टू इम्प्रूव, तो फिर वही है, डू यू हैव अ क्लीन आइडिया वेयर यू एब्सोल्युटली विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। अब देखो ये कहता है हर व्यक्ति अपने वैल्यू या अपने मूल्यों के द्वारा गवर्न होता है। वैल्यू या अपने मूल्यों के द्वारा गवर्न होता है। क्लियर। मूल्यों के द्वारा गवर्न होता है। तो कहता है कि सबसे पहले आपका क्लीन आइडिया होना चाहिए कि किस बिंदु पर आप बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तब तो आप अपने को रेगुलेट करेंगे। डू यू नो व्हाट वैल्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू। हर कुछ व्यक्ति एकदम ठान के रहता है, कुछ भी हो जाए हम बेईमानी नहीं करेंगे, हम 1 रुपया का गबन नहीं करेंगे, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, मेरा काम ही है जनता का सेवा करना। और जब मेरा काम ही है जनता का सेवा करना, तो उस सेवा के बदले में सरकार हमें पैसा देती है। मैं किसी व्यक्ति से घूस नहीं लूंगा, किसी भी व्यक्ति को मैं परेशान नहीं करूंगा। ठीक है। स्पेंड सम टाइम एग्जामिनिंग योर कोड ऑफ इथिक्स। कहता है किस इथिक्स से आपका ऑफिस गवर्न होता है, उसको मध्य नजर रखते हुए आप निर्णय लें। उसको मध्य नजर रखते हुए आप निर्णय लें। What's most important to you? You probably won't have to think twice when you face a moral or ethical decision. You will make the right choice. जब आप इतने गुण खूबियां आप में हो जाएंगी, तो आपको डिसीजन लेने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। इथिकल मोरल डिसीजन हो या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा और आप उसमें सफल हो जाएंगे। थर्ड, उसी में आगे होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल, प्रैक्टिस बीइंग काल्म। ये वही सब चीज है जो हम लोग से कि गलत सही जो भी हो, आप अपने को अकाउंटेबल माने। जो आदमी अपने को अकाउंटेबल मान के कोई काम करेगा, वह बड़ा ही ध्यान पूर्वक, बड़ा ही इथिकल मैनर में, बड़ा ही पॉजिटिव एटीट्यूड से और उतने ही इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए वह कार्य करेगा। तो कहता है इस चीज़ों का प्रैक्टिस करना चाहिए और व्यक्ति को
काल्म होने का प्रैक्टिस करना चाहिए कि अगर घर में, बाहर में, ऑफिस में, जहां पर क्रोध आए, गुस्सा आए, तो अपने को काल्म करने का प्रयास करना चाहिए। अभी आप बेस्ट एग्जांपल देखते होइएगा, जितने मेट्रो शहर हैं उसमें भी दिल्ली जो है बहुत नाम कमाए हुए है। रोड रेज सुनते होइएगा दिल्ली में। आपकी गाड़ी है, सबके गाड़ी में इंश्योरेंस होता है, इतनी भीड़ होती है, थोड़ा बहुत गाड़ी में टक्कर हो जाता है तो आप देखते हैं हल्का स्क्रैच पड़ गया तो आप देखिएगा कि इस पर भी मर्डर हो जाता है। ये क्या समझाते, क्या बता रहा है? उस व्यक्ति में इमोशनल इंटेलिजेंस की बिल्कुल कमी है, और कमी होने के कारण वह इतना खराब बिहेवियर करता है। और अगर दूसरा पक्ष में इमोशनल इंटेलिजेंस है और आप जानते हैं कि आपकी गलती नहीं भी है, वो 4-5 लड़के हैं, वो आप पर अटैक कर देंगे, उससे बेहतर है कि आप हाथ जोड़ लें जबकि आपकी गलती नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस यह कहता है। आप ये भी कह दें मैं आपकी गाड़ी बिल्कुल जैसी थी वैसे बनवा दूंगा, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो आप अपना भी रक्षा कर पाइएगा, नहीं तो इमोशनल रिएक्ट कर जाइएगा। रिएक्शन में कोई काम करिएगा बिना अपना बैकग्राउंड देखे हुए, तो आप हमेशा आप प्रॉब्लम में अपने आप को देखिएगा। कल ही हम आपको एग्जाम्पल बताए थे इसी का, रोड रेज न बोल करके, जो टेनिस प्लेयर लेडी, जो लड़की थी हरियाणा में, गुड़गांव में, जिसके पापा ने उसका मर्डर कर दिया पिस्तौल चला करके। अभी तक किसी को पता नहीं कि रियल कॉज क्या है, लेकिन कुछ भी कॉज हो, उनके पापा तो रेज में आके वो काम किए। और अगर ये खूबी उनमें होता, प्रैक्टिस बीइंग काल्म, तो शायद वो ऐसा कार्य नहीं कर बैठते। अब तो पूरे जिंदगी भर उनका समय मृत्यु से भी खराब बीतेगा, है ना। जीते जी वह रोज अपने को मरा हुआ समझेगा, स्ट्रेस में जाएगा। और जो आदमी हमेशा स्ट्रेस में रहता है, इससे बुरा समय कुछ भी नहीं हो सकता है, इससे बुरा समय कुछ भी नहीं हो सकता है। आदमी कोई भी कर्म करता है, कोई भी कार्य करता है, तो बेस लाइन क्या होना चाहिए? हमको स्ट्रेस न हो, उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, न कि वैसा काम बार बार करें जो आपके स्ट्रेस को बढ़ाए। तो स्ट्रेस का जो मैनेजमेंट करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो करेंगे, तो यहाँ भी इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन जो होगा वह बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कर लेगा। वह बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लेगा। एम आई क्लियर? बहुत अच्छे से स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लेगा। तो आप देखिए कि किसी व्यक्ति में अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हर जगह उसका एप्लीकेशन है, और वह व्यक्ति कहीं भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वह बढ़ जाएगा। हम लोग देखते होइएगा पुराने जमाना में कहावत था, संतोषी सदा सुखी। तो अब है कि संतोषी सदा सुखी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेहनत ही करना छोड़ दें, कुछ अर्जन ही न करें। इसी के सपोर्ट में एक और हमारे कबीर दास का दोहा है इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेस कम करने के लिए। क्या? साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। ये तो बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स वाली बात कर दिया। साई इतना दीजिए, भगवान हमको इतना दे दीजिए, जामे कुटुंब समाए, हम सब अच्छे से रहें, और जितना गेस्ट आए उसको भी अच्छे से रख लें, और जितनी जरूरत हो, तो कहता है जितनी जरूरत हो उतना अर्जन करना भी जरूरी है। और बाई चांस पूरे मेहनत से, पूरे क्षमता से आप मेहनत करते हैं और आपको वांछित आर्थिक लाभ नहीं होता है, तब वहां आपको इमोशनल इंटेलिजेंटली बिहेव करना है। वहां पर आपको तुरंत अपने मन में सोचना है, संतोषी सदा सुखी।
फिर कहता है इसी से रिलेटेड, इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, वो आपके स्लाइड में हम डाल दिए हैं, नॉर्मल वाले में जो सेल्फ स्टडी के लिए है, कि क्या कहता है, कर्मण्योवाधिकार अस्ते माँ फलेसु कदाचन। ये भी इमोशनल, बहुत बार आप देखिएगा बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कर्म करते हैं, आपको वांछित रिजल्ट नहीं मिलता है, तब आपको ये इमोशनली इंटेलिजेंट, ये आप दिमाग में लगा लीजिएगा, कर्म ही मेरे हाथ में है, फल तो मेरे हाथ में है नहीं। जो वास्तव में सच्चाई भी है, आप माने या ना माने, परंतु मेहनत करने वालों की देखते हैं हार नहीं होती। कभी न कभी मेहनत करने वालों को इतना जरूर भगवान दे देगा जिससे आप एक अच्छा जीवन व्यापन कर आप सकते हैं, अच्छा जीवन व्यापन आप कर सकते हैं। तो ये काल का बहुत ही ज्यादा महत्व है। और अकाउंटेबिलिटी, जब आप किसी चीज के लिए अकाउंटेबल हो जाएंगे तो आप उसको बेहतर ढंग से करेंगे, ताकि हर लोगों की उंगली आप पर उठेगी, तो आप चाहेंगे कि हम बेहतर तरीके से ये काम करें। नेक्स्ट, मोटिवेशन, ये भी हम आपको बता चुके हैं, मोटिवेशन रिपीट हो रहा है, बट आपका सिलेबस में इसी तरह पढ़ना है, हाउ टू इम्प्रूव मोटिवेशन। तो कहता है मोटिवेशन को कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसी का टेक्निक लिखा हुआ है एकदम सिंपल में, इसको बिना पढ़े आप वैसे समझिए। मोटिवेट तभी आप हो सकते हैं जब आप कुछ करना चाहते हैं और उस काम को करके आपको संतुष्टि मिले, और आपके अगल बगल जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज में आपको रिकॉग्निशन मिले। जो आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, आप सेल्फ गाइडेड हो जाते हैं, मोटिवेट, कि आप तो पद पर जाएंगे ही, घर में समाज में आपका रेस्पेक्ट भी बढ़ जाएगा। ये सब चीज हमको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पर आइए। पे अटेंशन टू बॉडी लैंग्वेज, फिर वही चीज है, अगर जिसके पास ये होगा, आप दूसरे व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज देखें। बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ जाना चाहिए कि उसकी मन स्थिति कैसी है। फेशियल एक्सप्रेशन से आपको समझ जाना चाहिए कि उसकी मन स्थिति कैसी है। चलने के तरीके से आपको समझ जाना चाहिए कि उसकी मन स्थिति कैसी है। जो आदमी इमोशनल इंटेलिजेंट होगा वह भिन्न भिन्न तरीके से, मीन्स आवाज से या सिम्टम देख करके या आपका बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और आपका चाल देख करके बतला देगा कि आप स्ट्रेस में हैं और किस प्रकार का स्ट्रेस है। और जब हम जान गए तो हमारा जो रिएक्शन होगा, इतने अच्छे तरीके से हम वहाँ रिएक्ट करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए, ताकि उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से हम संतुष्ट कर सकें, उनके स्ट्रेस को हम घटा सकें, ताकि वह स्ट्रेस फ्री होकर के आगे अपने जीवन में जो उनको बेहतर करना है वह कर सकते हैं। फिर आ गया सोशल स्किल, इस पर भी हम लोग शुरू में काफी पढ़ चुके हैं। और हाउ टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल बाय बिल्डिंग सोशल स्किल, अब आप इसमें भी जानते हैं, कोई भी प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, डीएम है, एचडीओ है, एडीएम है, सीओ है, बीडीओ है, इन सारे को पब्लिक से डीलिंग करना पड़ता है। और तो ये जो पब्लिक डीलिंग में कल ही बताए थे, दे आर टू टाइप ऑफ इंट्रापर्सनल स्किल और इंटरपर्सनल स्किल। ये भी स्किल अगर जिसमें होगा वह पब्लिक डीलिंग में बेहतर होगा। तो जो ऑफिसर पब्लिक डीलिंग में बेहतर होगा उसको ही हम कहेंगे इसमें सोशल स्किल है और यह इमोशनली इंटेलिजेंट ऑफिसर है। ये इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, लर्न हाउ टू प्रेज अदर्स। कम्युनिकेशन में क्या है, एक इस पर कहावत है, गिव हिम ग्लोरी एंड कीप हिम एनीवेयर। कोई धरती पर ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी आप तारीफ करें और खुश न हो। लेकिन शुरू में जो अरस्तु बताए,
तारीफ कब करें, कितना करें, यही बतलाएगा कि आप कितना इमोशनल इंटेलिजेंट हैं। हर समय किसी की तारीफ आप नहीं कर सकते हैं। उचित समय हो, उचित अमाउंट में बात हो कि बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं कर दिए, तो यह इमोशनल इंटेलिजेंट जो हैं उनके लिए यह काफी बेहतर होता है। एक मिनट रुक जाइए। तो ये बात है कि हम लोग को प्रेरित के बारे में जो अभी हम लोग बोल रहे थे। फिर नेक्स्ट में आइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ईआई पर्सन। अब ये रिपीट हो रहा है, रिपीट क्या पढ़ना है, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसको आप केवल अपने नोट्स में देख लीजिएगा। देखिए अब तक जितना हम लोग पढ़े एक्चुअली वही सिलेबस था, और जो हम लोग पढ़े इतने में ही सारा क्वेश्चन डील हो जाएगा। जो हमारा यूपीएससी में वो भी हमारे पास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन आज न डील करूं। क्यों? पहले मैं चाहता हूं कि जितना इमोशनल इंटेलिजेंस और फर्स्ट लेक्चर हमने आपको दिया है, आपको बताया है, एक बार पूरा फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन और सेकेंड लेक्चर जो है यह इमोशनल इंटेलिजेंस पर आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए पहले पढ़ लें। फिर किसी दिन नेक्स्ट जब हमको लगे आप पढ़ लिए, तो 1-2 सप्ताह के बाद हम आपको 5 या 7 क्वेश्चन है, वो 2 मिनट में कहने का मतलब है कि 15-20 मिनट में हम आपको पूरा गाइड कर देंगे। बोर्ड पर आंसर भी लिख देंगे, क्वेश्चन भी लिख देंगे, और हम चूंकि अभी इंटरेक्ट तो आपसे कर नहीं सकते हैं, बट हम सिंबॉलिक इंटरेक्ट करेंगे कि देखिए उस जगह पर मैंने ये पढ़ाया था और वही आंसर देखिए यहाँ लिखना है। तो ये कब मेरा क्वेश्चन आंसर का जो सेशन होगा वह फ्रूटफुल होगा, जब आप फर्स्ट लेक्चर और इमोशनल इंटेलिजेंस का कल और आज का लेक्चर पूरा पढ़ लें, लेक्चर पूरे स्लाइड को पढ़ लें। कुछ आप इसमें से भी अपना सेल्फ नोट बनाना चाहते हैं, शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं, उसको भी बना लें। तब तो क्वेश्चन डील करेंगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा, नहीं तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इतने अच्छे तरीके से आप जान चुके हैं अब तक कि आपको इस टॉपिक में बिल्कुल दिक्कत नहीं आना है, और कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं आएगा। सारा टॉपिक मैं इसी तरह से आपको बतलाऊंगा, और स्लाइड आपको इतना मैं दे देता हूं कि वह एक तरह का आपका नोट्स ही है। आप कभी भी चेक कर लीजिएगा दूसरे स्लाइड और इसमें डिफरेंस है, ये डिटेल्ड स्लाइड है, ये एक तरह का नोट्स ही हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जहां थोड़ा बहुत जरूरत है पेन का यूज करके आपको हमने कह ही देते हैं, उस समय आप लिख लें, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये बहुत ज़्यादा लेक्चर के लिए नहीं है, बट एक्स्ट्रा स्लाइड जो है इमोशनल इंटेलिजेंस पर हम दे दिया है। पहले जो ऊपर वाला टॉपिक आप पूरा जब खत्म कर लेंगे, पूरा समझ लेंगे, तब आपको ये एक्स्ट्रा स्लाइड आप सेल्फ स्टडी के लिए है, आप इसको पढ़ लें। और इसमें हम आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या है इसमें। ये देखिए, मेजरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला है, ईआई असेसमेंट टूल्स, है ना। ईआई असेसमेंट टूल्स, है ना। इमोशनल कॉम्पिटेंस इन्वेंटरी, ये नया नया नाम है आजकल। हालांकि बहुत कम चांस है ये सब सवाल आपको पूछेगा, लेकिन ये करंट में अभी दुनिया में चल रहा है, इसीलिए मैंने टॉपिक दे दिया है एक्स्ट्रा नोट, है ना। तो ये इमोशनल कॉम्पिटेंस देखिएगा,
Daniel Goldberg created the emotional competence inventory, a measure that evaluate emotional intelligence based on competencies rather than talents. अब देखिए इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि आपको सेल्फ स्टडी में समझ में नहीं आएगा। क्यों? जितना चीज हमने पढ़ा दिया है उसी का यहाँ एप्लीकेशन है और आप 100% आप इसको सेल्फ स्टडी से समझ जाएंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। क्यों? मैंने पहले ही आपको सब चीज बता रखा है। लेकिन आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि दुनिया में आज के डेट में इस विषय पर क्या क्या नया नया काम हो रहा है। मेयर इमोशनल इंटेलिजेंट टेस्ट है, ये है बार ऑन इमोशनल, अंदर में एकदम सिंपल चीज आप समझ जाएंगे। बार इमोशनल क्वोशंट इन्वेंटरी है, एप्लीकेशन इमोशनल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस। अब देखिए ये और सिंपल, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट, ये सिंपल आपका नोट है। कहता है कि पब्लिक पॉलिसी बनाने में बता दिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक सर्विस मोटिवेशन, सिटीजन इंगेजमेंट, इथिकल गवर्नेंस, ये सारा एप्लीकेशन ऑफ जिस व्यक्ति में इमोशनल इंटेलिजेंस होगा वो गवर्नेंस में इन सभी गवर्नेंस के ये हुए कैरेक्टरिस्टिक फीचर और इन सभी फीचर में इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इन सभी चीजों में बेस्ट रिजल्ट इमोशनल इंटेलिजेंट जो ऑफिसर है वह देगा। अब आ गया ये इथिकल गवर्नेंस। अब देखिए गवर्नेंस में अगर इथिक्स का यूज होने लगे तो उसको हम लोग इथिकल गवर्नेंस कहते हैं। और हमने आपको शुरू में आज ही बताया है इमोशनल इंटेलिजेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एटीट्यूड में क्या रिलेशन है। तो कहता है जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस होगा वह इथिकल भी होगा। आज ही बताए हैं, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये पार्ट है। अब आइए फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो ये भी उसी तरह का जो हम लोग किए हैं उसी से रिलेटेड है। इमर्जिंग ट्रेंड एआई, आजकल पूरे दुनिया एआई के चला गया है। तो कहता है कि एआई का इंटीग्रेशन अब इमोशनल इंटेलिजेंस पोटेंशियल पर किया जा रहा है और एआई टूल्स का यूज इसमें करके इसकी जो अध्ययन क्षेत्र है इसको और व्यापक करने का प्रयास किया गया है। और अब आप देखिए डिजिटल इमोशनल इंटेलिजेंस का भी कॉन्सेप्ट आ गया है। मींस इंजीनियरिंग टूल्स को भी अब इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा जा रहा है अभी के समय में। न्यूरो साइंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ इमोशंस, ये देखिए शुरू में हम लोग सब चीज पढ़ लिया, लेकिन ये भी दो चीज आप ध्यान रखिएगा भाई। इमोशन को भी हम दो भागों में बांटते हैं। वी कैन डिवाइड इमोशन इन टू टाइप्स, पॉजिटिव इमोशन एज वेल एज नेगेटिव इमोशन। अब देखिए पॉजिटिव इमोशन आर वंस दैट आर बेनिफिशियल टू बोथ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। क्या हुआ इस पॉजिटिव में? ये याद रखिएगा, ये इंडिविजुअल के भी बेनिफिट होना चाहिए और सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट होना चाहिए। एग्जाम्पल में देखिए कैलाश सत्यार्थी का नाम सब कोई सुने होइएगा, नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ है। हैज एम्पैथी फॉर चिल्ड्रन हु आर डिनाइड आइदर बेसिक राइट ड्यू टू द थ्रेट ऑफ चाइल्ड लेबर, ही एक्टिवली वर्क्स टू हेल्प। चाइल्ड लेबर को खत्म करने में इनकी अहम भूमिका रही है, ठीक है ना, इनकी अहम भूमिका रही है चाइल्ड लेबर को खत्म करने में। तो ये हुआ पॉजिटिव। निगेटिव आर डेंजरस फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो क्या कहता है कि वैसा इमोशन जो व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी नुकसानदेह हो, ऐसे इमोशन को हम लोग निगेटिव इमोशन कहते हैं। इसके हजारों एग्जाम्पल अब आप उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आप जान सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ये इमोशन, मूड,
फीलिंग और इफेक्ट, इन चार को जस्ट आपकी क्लैरिटी के लिए हमने डाल दिया है कि ये आप समझते हैं। कहता है एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग और इमोशन, कहता है जब व्यापक रूप से जब हम लोग फीलिंग और इमोशन के बारे में अध्ययन करते हैं या समझते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इफेक्ट बोलते हैं। अब उसी तरह मूड का डिफिनेशन है लॉन्ग टर्म इमोशनल स्टेट। मूड क्या है? लॉन्ग। इमोशन क्या है? शॉर्ट टर्म मूड है इमोशन। लॉन्ग टर्म इमोशनल स्टेट हो गया मूड। ये क्या है? कॉग्निटिव अवेयरनेस, फीलिंग। आपको क्या बोला? कॉग्निशन, मेंटल प्रोसेस बाय विच वी आर अवेयर ऑफ समथिंग। उधर देखा, अरे छिपकली है, तुरंत दिमाग में आए छिपकली है, और अब हमको फील होने लगा, डर होने लगा, फील होने लगा। तो कॉग्निशन के बाद जो होता है उसको हम लोग फीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट में आइए, इमोशनल इंटेलिजेंस इन इंडियन कंटेक्स्ट। अब देखिए इसमें आप एकदम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। कहता है इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेनेशन भागवत गीता में कहाँ कहाँ है, सब चीज आपको समझ जान के दे दिया कि आपको कहीं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो। नेक्स्ट में आइए, कहता है आत्म विचारा, ये कॉन्सेप्ट, अहिंसा, मैत्री, ये सारा अगर कोई आत्म विचार है मीन सेल्फ अवेयरनेस, तो जिसमें सेल्फ अवेयरनेस होगा वो आदमी इमोशनली इंटेलिजेंट होगा। अब देखिए एग्जाम है, रामन महर्षि, ही इनकरेज डिसिपल टू कंटेम्पलेट द क्वेश्चन हु एम आई। पहले कल ही बताए थे, मैं कौन हूँ, शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, ये सब चीज जानिएगा तभी तो आप अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंट बनिएगा। अहिंसा है ना, तो अहिंसा के बारे में, मैत्री, प्रैक्टिस ऑफ फ्रेंडलीनेस, कंपैशन टुवर्ड्स अदर, ये भी आप किसका गुण है? ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? हमारे इंडियन लिटरेचर में जहाँ जहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में रेफरेंस है, उसी रेफरेंस को हमने डाल दिया है कि आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। व्हाट इज सोसाइटल इंटेलिजेंस? ठीक है, ये है सोसाइटल इंटेलिजेंस। ये सिलेबस में नहीं है, इससे मिलता जुलता टर्म है तो मैंने डाल दिया। टू रीड अदर्स पीपल इमोशन, टू रीड अदर पीपल इमोशन एंड सबटल बिहेवियर cues in order to pick up the most effective response in a given scenario। कहता है कि दूसरे के इमोशन और बिहेवियर को बेहतर ढंग से समाज में जान करके उसी के अनुरूप अगर हम बिहेव करते हैं तो हम सोशल इंटेलिजेंस कहलाते हैं। इसमें क्या है? वर्बल फ्लुएंसी और कन्वर्सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जिसको बात करने का ढंग ही नहीं आएगा, जिसमें कन्वर्सेशन का स्किल ही नहीं होगा, उसमें सोशल इंटेलिजेंस क्या होगा? और इफेक्टिव लिसनिंग। कभी कभी आदमी, कोई दुख वाला आदमी कुछ आपको बोलने जा रहा है, आप उसका सुनते नहीं हैं, और सुनने से पहले ही आप खाली बोलते जा रहे हैं, तो कह रहा है सर आप मेरा सुने कहाँ, मेरा दुख दर्द। तो एक गुड लिसनर होना भी जरूरी है सोशल इंटेलिजेंस के लिए। क्वालिटीज ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखिए सेम चीज है, लेकिन आपके समझने के लिए हम क्वालिटी, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल। हाई सेल्फ रिगार्ड, ये क्या चीज? क्वालिटी है, इमोशनल इंटेलिजेंस। सेट एन एग्जाम्पल, लीडर, इमोशनल इंस्पायर अ शेयर्ड विजन, इमोशनल इंटेलिजेंस। स्टे कंपोज्ड अंडर प्रेशर, मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको बेहतर होना चाहिए। तो इसी का ये एक्सप्लेनेशन है। अब एग्जाम्पल, पोस्ट सरदार पटेल कैपिटलाइज ऑन हिज स्ट्रेंथ फॉर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, सभी प्रिंसली स्टेट को भारत में विलय करवाए। इसी प्रकार ये चैप्टर, ये चार्ट आपको बहुत ही मदद करेगा आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में। वही चार्ट आगे देखिए, मेंटेन बैलेंस, ये क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस का फीचर है। इनकरेज अदर्स, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस का है। लीडरशिप, सेल्फलेसनेस, एडेप्टेबिलिटी,
अब है आपको EI प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग इंडिविजुअल गुड, इसमें भी कोई डाउट नहीं। EI प्लेज एक्टिव रोल इन प्रमोटिंग सोशल हार्मोनी। अब EI का और बृहत रूप आप देख रहे हैं। अब है गवर्नेंस। कल जो हमने आज और कल भी डिफिनेशन दिया गवर्नेंस क्या है, उसी पर है। फिर है आपका एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं, वो भी बता चुके हैं आपको। और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस का। उम्मीद करते हैं कि जितनी चीज सिलेबस में है उससे भी बढ़कर हमने आपको बता दिया। सारा पीपीटी ही एक प्रकार का नोट्स है, जो थोड़ा बहुत हमने लिखा दिया उसको भी आप नोट करके रख लीजिएगा वीडियो से। और जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा, आप पढ़ के समझ लेंगे, तो किसी दिन हम इमोशनल इंटेलिजेंस का जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको हार्डली हाफ एन आवर लगेगा, वो मैं डील कर दूंगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो क्लास लेंगे उसको मैं बता देता हूं। हाँ, वो टॉपिक होगा एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशन वैल्यूज एंड फाउंडेशन वैल्यूज। ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, ये हमारा सभी सेकंड टॉपिक है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर देंगे, बता देंगे आपको। और टॉपिक से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा होगा वो उसी दिन हम जिस दिन करेंगे उस दिन आपको वो पार्ट भी हम लिखवा देंगे आपके कॉपी में। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑन द इमोशनल इंटेलिजेंस जो पूछा हुआ है वो समझा दूंगा, और जो एक्स्ट्रा है वो मैं लिखा दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।